एक बार फिर उसकी गाड़ी उन्हीं रास्तों से होती हुई सिद्दीक हाउस के एन सामने आकर रुकी। एक कहर भरी नजर वॉचमैन की तरफ डाली। बिना कोई वक्त जाया किए वो घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा, लेकिन एक बार फिर उसके रास्ते में रुकावट वॉचमैन ने डाली। ओ साहब, कौन हो और कहाँ मुंह उठाए चले जा रहे हो? माना कि वो सूट बूट से कोई बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन वो भी सालों से इस बंगले की रखवाली कर रहा था। किसके इरादे क्या हैं ये तजुर्बा वक्त ने दिया था। बात सुन बुढ़े, अगर अपनी बची कुची जिंदगी से जरा सा भी प्यार है तो जिन कदमों से मेरे सामने आए हो इन्हीं कदमों को वापस पीछे की तरफ मोड़ लो, वरना बदतमीजी के साथ साथ रोमान शाह का अंदाज वॉर्न करता था। वॉचमैन को एक पल के लिए सच में डर लगा, लेकिन फिर इस मौसूफ को भी याद आ गया कि इसके कांधे पर भी एक अदद बंदूक टंगी है जिसका इस्तेमाल ऐसे ही वक्तों के लिए किया जाता है। वो तेजी से दोनों हाथों को हरकत में लाया, मगर सामने भी रोमान शाह था जिसने ऐसी चालबाजियां कर कर के छोड़ दी थी। वॉचमैन से पहले अपनी गन निकालकर तीर की तेजी से उसकी कनपटी पर लगाई। अब समझ आ गया हो तो बिना किसी होशियारी के चुपचाप एक कोने में दुबक के बैठ जाओ, वरना मेरी गन को तुम्हारी जिंदगी और मौत का दरमियानी फासला मिटाने में ज्यादा वक्त दरकार न होगा। वो तमस्खराना हंसा पुरस्रार अंदाज खतरे की घंटियां बजा रहा था। वॉचमैन को भी आखिरकार अपनी जिंदगी प्यारी थी, उसकी भी फैमिली थी, बच्चे थे, तो उसने भी पीछे हट जाने में ही आफियत समझी। वो पीछे हटा, माकूल फैसला था। गन को दोबारा पैंट में रखते ही वो दोबारा घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो टीवी लाउंज में मौजूद था। वैसे तो सिद्दीक हाउस में खामोशी का राज रहता था, लेकिन आज तो किसी के सांस की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। सोफे पर नीलम सर हाथों में गिराए बैठी थी। मेज पर चंद कागजात हवा के दोष पर फड़फड़ा रहे थे। फर्श पर एक खस्ता हाल कटोरा अपनी बेकदरी पर रो रहा था। शायद वो किसी भिखारी का था, मगर फिर सिद्दीक हाउस में क्या कर रहा था? लेकिन खैर, उसे फिलवक्त नीलम से अपने शक का तरद्दुद करवाना था। तभी दो ही कदमों में उसने अपने और नीलम के दरमियानी फासले को अबूर किया। नीलम को आवाज लगाने से पहले ही उसकी नजर मेज पर फड़फड़ाते कागजात ने अपनी जानिब मबजूर करवाई, तो पहले उसने उन्हीं को पढ़ने का फैसला किया, क्योंकि नीलम तो न जाने किसी बात पर मातम कुना थी कि उसे ये खबर भी ना हुई कोई उसके मुकाबिला खड़ा हुआ है। जैसे जैसे वो इन कागजात को पढ़ रहा था, उसका शक यकीन में तब्दील होता जा रहा था। नीलम, वो धाड़ा। पूरे लाउंज में उसकी गर्राती आवाज गूंजी। अपने सदमे में मगन नीलम बुरी तरह चौंकी। काम में मगन गुलजार के कानों तक भी ये धाड़ पहुंची। गुलजार जैसे ही उनसे कुछ दूरी के फासले पर पहुंचा, किसी अनजान आदमी को देखकर वहीं रुक गया। ये कौन था? उसे तो पहले कभी सिद्दीक हाउस में नहीं देखा था। घर में कोई अनजान आया है, इस बात से मालिक का बाखबर होना जरूरी था। एक तरह से सिद्दीक को बताने का फैसला माकूल था। तभी वो तेजी से सिद्दीक के कमरे की तरफ बढ़ा ताकि अपने मालिक को इस बात से बाखबर कर सके। ये सब क्या है? वो एक बार फिर धाड़ा। उसे ये तक भूल गया था वो इस वक्त किसी और के घर में खड़ा है। गुस्से से सुर्ख होती आंखें कहर बरसा रही थी। नजर नहीं आता? तलाक के कागजात हैं ये। उस बुड्ढे ने मुझे तलाक दे दी है। वो खुद भी अपनी हार पर तपी बैठी थी। रोमान शाह का भी इस पर रोब जमाना उसका दिमाग घुमा गया। तलाक माई फुट। जायदाद का क्या हुआ? मुझे तुमसे और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। तुम्ही ने सुबह फोन करके बोला था ना कि आज सिद्दीक अपनी वसीयत बनवाने वाला है, जिसमें वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगा देगा और फिर कुछ दिनों में कागजात भी बन जाएंगे। क्या हुआ उन सब का? उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सिद्दीक भी लाउंज में दाखिल हुआ, मगर इस बार वो इन दोनों की बातें सुन चुका था। तो मतलब यही वो शख्स है जिसके साथ मिलकर वो इतने सालों तक उसके सामने अच्छी बीवी बनने का ढोंग रचाती रही। नहीं मिली कोई जायदाद और ना ही कोई वसीयत बनी। उस बुड्ढे ने आखिरी वक्त में भी सारी बाजी पलट डाली। अब वो जायदाद हमारे नाम कभी नहीं हो सकती। वो सारी जायदाद अपनी मनहूस बेटी के नाम लगा चुका है। उसकी धाड़ पर भला वो कैसे खामोश रह सकती थी? सो बदले में उससे भी ज्यादा जोर से धाड़ी। एक पल के लिए रोमान शाह की दुनिया साकित हो गई। इसका मतलब जो भी वो सोच रहा था वो सब ही सच था। उन्हीं की बरसों पहले बिछाई गई बिसात में वो सब मात खा चुके थे। वो सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर गया। और तुम क्या सो रही थी? वो एक मर्तबा फिर चीखा, जबकि दिल तो कर रहा था
इस बद दिमाग औरत के होश ठिकाने लगा दे। बस बस रोमान शाह, मुझ पर चीखने से कुछ हासिल नहीं होगा। और वैसे भी तुम लोगों को क्या लगा, सारी मेहनत मैं करूंगी और काम हो जाने के बाद ताबेदारों की तरह सारी जायदाद लाकर तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगी? सीरियसली? नीलम फारूकी को तुम सब ने इस कदर बेवकूफ समझा है? वो तमस्खराना हंसी, और यही चीज रोमान शाह के दिमाग में जलती आग को हवा देने के लिए काफी थी। बात सुनो, तुम दोनों को जितना भी तमाशा करना है इस घर से बाहर जाकर करो। अब इस औरत का मेरे घर की कौड़ी पर भी कोई हक नहीं रहा, सो बेहतर होगा तुम इसे लेकर खुद भी मेरे घर से दफा हो जाओ। सिद्दीक, जो कब से खड़ा सुकून से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, आखिरकार हद से ज्यादा शोर शराबे पर बोल उठा। ओ अच्छा, तो तुम भी यहाँ हो? सिद्दीक की आवाज पर रोमान शाह उसकी तरफ मुड़ा। ए बुड्ढे, जब इतने सालों तक बेवकूफ बनता रहा तो चंद दिन और बेवकूफ बने रहने में कौन सी मौत आ रही थी? कहां से तुझ पर आखिरी वक्त में अक्ल का भूत आकर चिमट गया? वो खतरनाक इरादे लिए उसकी तरफ बढ़ा। गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। चंद कदमों में ही उसने अपने और सिद्दीक के दरमियानी फासले को अबूर किया। अगले ही लम्हे गन निकालकर उसका रुख सिद्दीक के माथे की तरफ किया। अभी भी सब सही हो सकता है अगर तुम अपनी सारी जायदाद दोबारा मेरे नाम कर दो। रोमान शाह ने आखिरी लम्हे में भी शतरंज की बाजी दोबारा खेलने की नाकाम कोशिश की, मगर वो भूल गए थे अब बाजी उनके हक में नहीं आ सकती। हाँ, तुम इस नीलम के जो कुछ भी लगते हो, अपनी गन और इस नीलम के साथ यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। और इस बार ये नीलम अकेली नहीं, बल्कि तुम भी इसी के साथ जेल में सड़ोगे। सिद्दीक ने भी बिना डरे हुक्म धमकी दे डाली, क्योंकि उसके हिसाब से जायदाद न मिलने के बायस नीलम और उसका ये साथी खोखली धमकी दे रहे हैं, वरना कोई इस तरह दिन दहाड़े किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिद्दीक की धमकी पर रोमान शाह का दिल किया दिल खोल के कह कहा लगाए, उफ, ये नादान लोगों की बचकाना धमकियां। वो पुरइसरार मुस्कुराया। नीलम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इतने तनाव के माहौल में उसका मुस्कुराना खतरे की घंटी बजा रहा था। रोमान, देखो मेरी बात सुनो, अपने गुस्से पर काबू रखो। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो इस जायदाद को दोबारा अपने नाम लगवाना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल ना होगा। कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए नीलम ने आगे बढ़कर अपना मशवरा देना जरूरी समझा, मगर वो इस वक्त ये भूल गई थी सामने मौजूद हस्ती को मशवरे नहीं बल्कि अपने काम से मतलब था, जिसमें वो नाकाम रही है। सुर्ख होती आंखों से रोमान शाह ने अपना रुख उसकी तरफ मोड़ने के साथ साथ हाथ में पकड़ी गन का रुख भी उसकी तरफ मोड़ा, और फिर वो हुआ जिसका वहमो गुमान भी उनमें से किसी को न था। ठा की आवाज फिजा में बुलंद हुई, हर चीज साकिन हो गई। इतने तेज शोर पर आस पास के चरिंद परिंदों ने दरख्तों से फड़फड़ाकर आसमान की तरफ अपनी परवाज का रुख किया। सिद्दीक का दिल जहां का तहां रह गया। गुलजार का वजूद भी इस नजारा पर सूखे पत्ते की तरह काम गया, और फिर धड़ की आवाज के साथ इन सब का सकता टूटा जब नीलम का मुर्दा वजूद जमीन बोस हो गया। रोमान शाह ने उसे माथे के बीचों बीच शूट किया था। खून का फवारा माथे के दरमियान से उबल कर नीचे की तरफ बहने लगा। साकित आंखें हैरत, सदमे और तकलीफ के बायस बाहर निकलने को थीं। शायद उसे एक लम्हे का मौका भी न मिला था कि वो किसी से अपने गुनाहों की माफी मांग सके। मिनट तो बहुत दूर की बात है, उसकी रूह को परवाज होने में शायद चंद सेकंड भी न लगे हों। सब गलती मेरी थी। मुझे इस बेकार औरत को अपने प्लान में शामिल करना ही नहीं चाहिए था। अब तू बता बुड्ढे, मेरे नाम जायदाद करनी है या नहीं? रोमान शाह ने एक आखिरी वार्निंग उसे दी। सिद्दीक की आंखों में खौफ वाज़े तौर पर हलकोरे खा रहा था, मगर वो एक बार फिर किसी गलत फैसले से अपनी बेटी की तकलीफ का बायस नहीं बनना चाहते थे। यही सोच और जज्बा था कि वो अपने डर पर काबू पा गए। जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी भर की मेहनत और अपनी बेटी के हक को तुम जैसे दरिंदे के नाम नहीं करूंगा। बल्कि अब तो ये इख्तियार मेरे हाथ में रहा भी नहीं। आज सुबह ही मैं ये सारी जायदाद उसके नाम कर चुका, यहाँ तक कि इस घर की पाई पाई पर भी अब मेरी बेटी का हक है। वो बिना डरे बोला। थोड़ी देर पहले जो डर उसे सिद्दीक की आंखों में देखकर सुकून मिला था, और इसी डर को मोहरा बनाकर वो अगली चाल चलने वाला था, लम्हों में वो डर गायब देखकर एक बार फिर उसका दिमाग झंझना उठा।
ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसने गन की नोक से 2 बार अपनी पेशानी सहलाई। अगले ही लम्हे एक बार फिर हवा में 3 गोलियों की आवाज गूंजी और सिद्दीक का वजूद खून से लथपथ जमीन पर तड़पने लगा। ये नजारा देखकर गुलजार के लबों से दिल खराश चीख बरामद हुई। मालिक! वो भागकर सिद्दीक की तरफ बढ़ा। किसी तीसरे की चीख पर रोमान शाह ने मुंह के हजारों जाविये बिगाड़े और फिर देखते ही देखते गुलजार भी इस फानी दुनिया से कूच कर गया था। बेकार लोग, जब किसी के काम नहीं आ सकते तो पैदा ही क्यों होते हैं? जहन्नुम में जाओ सारे। अपनी ख्वाहिशें कैसे पूरी करनी है ये रोमान शाह बहुत अच्छी तरह जानता है। इन तीनों के खून में लथपथ वजूद की तरफ देखकर वो तंजिया हंसा। फिर कुछ सोचकर मोबाइल निकालकर एसपी को कॉल लगाई और दोबारा घर के खारजी हिस्से की तरफ बढ़ा। गन अभी भी हाथ में मौजूद थी। वॉचमैन जो गोलियों की आवाज पर खौफ से थर थर कांप रहा था, रोमान शाह को वापस आते देखकर उसका गला खुश्क हो गया। हालांकि बंदूक उसके पास भी थी, मगर इस पर खौफ उस हद तक हावी था कि वो कांपने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहा था। रोमान शाह को वो करीब आता देखकर वो सर झुका गया और रोमान शाह ने बिना उसकी तरफ देखे गन का रुख उसकी तरफ किया और गन में बाकी आखिरी गोली से उस वॉचमैन को भी इस खून खराबे का हिस्सा बना दिया। हाँ एसपी, कुछ लोगों ने धरती का बोझ बिला वजह बढ़ा रखा था, तो अब तुम तो अच्छे तरीके से जानते होगे आखिर तुम्हें करना क्या है। सब कुछ संभाल लेना, तुम्हारी मिठाई तुम तक पहुंच जाएगी। कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल को गाड़ी में उछाला। एक आखिरी नहूसत भरी नजर सिद्दीक हाउस की तरफ डाली। खसकम जहां पाक, ये आखिरी जुमला उसने सिद्दीक हाउस के मकीनों की तरफ उछाला। एक नजर खाली गन को देखा और फिर उसे भी बैक सीट पर फेंक दिया। मेरी जान, मेरी सौतेली बीवी, इतने दिनों से घूर घूर कर नजरों से ही मेरे मासूम दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। मगर कोई बात नहीं डार्लिंग, आज रात नजरें झुकाने की बारी तुम्हारी है। मेरी जान से प्यारी सौतेली बीवी, आज तुम्हारी खैर नहीं। ख्यालों में ही उसका शर्मीला रूप नजरों के सामने घूमा, जो चांद के चेहरे को गहरी मुस्कुराहट से दो चार कर गया। इसी के साथ उसे तारा का भी ख्याल आया, जो सुबह से अपने हक के लिए हर रस्म पर जी भर के तंग कर चुकी थी। अभी भी दरवाजे पर उसने चांद को रोकना था, लेकिन वो किर्रत चाची के पास ही रुक गई। खैर कोई बात नहीं, वो उसके लिए अलग से तोहफा रखेगा। इस बात का अहद वो खुद से उसी वक्त कर चुका था जब माँ ने उसे वहीं रुकने का बोला था। अपने कमरे से चंद कदम की दूरी पर ही बजते मोबाइल ने उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींची। आखिर ये कौन था जो इस वक्त उसे परेशान कर रहा था? क्या वो नहीं जानता था कि आज उसकी शादी हुई है और इस वक्त वो अपनी बीवी के साथ? फिल वक्त उसे ये रिंगटोन जहर से ज्यादा बुरी लगी थी। वहीं रुककर उसने मोबाइल निकाला। इरादा स्विच ऑफ करने का था, क्योंकि कम से कम आज रात वो किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही नजर स्क्रीन पर जगमगाते नंबर पर पड़ी, हैरत के साथ साथ सारे इरादों पर भी पानी फिर गया। ओह खुदा, ससुर जी! और इस वक्त? हेलो। कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया गया, मगर लहजे से बेजारी साफ आया थी। लेकिन दूसरी तरफ खामोशी का राज था। किसी की तेज चलती सांसें इस बात की गवाही थी कि दूसरी तरफ कोई जी रूह मौजूद है। मगर फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उसने हैरत से मोबाइल स्क्रीन को देखा। कॉल चल रही थी। हेलो ससुर जी। अब की बार वो फिक्रमंदी से गोया हुआ, क्योंकि सिद्दीक से किसी मजाक की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती थी, और वो भी आज के दिन ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं। मिशी। दूसरी तरफ वो शायद अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करके बोला था। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो इस आवाज को पहचान गया था। ससुर जी, हेलो, क्या हुआ है आपको? इस तरह क्यों बोल रहे थे? हेलो ससुर जी। बात सच में फिक्रमंदी का बायस थी। कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसे परेशानी लाहक हुई। इस मौका पर ये सब, वो परेशानी से लब भींच कर रह गया। वो जानता था वो उसका इंतजार कर रही होगी। अगर वो नहीं गया तो हजारों वसवसे भी दिल में पा लेगी, मगर इस वक्त शायद किसी और को उसकी ज्यादा जरूरत थी। आई एम सॉरी। बेबसी से लब काट कर वो उल्टे कदमों से बाहर निकला। सुबह के 5 बजे वो थका हारा घर दाखिल हुआ। हवा में खन की 4 सू फैली थी। कहीं कोई मौज़न अजान दे रहा था,
एक बार फिर उसका रुख अपने कमरे की जानिब था, जहां उसे बहुत वक्त पहले होना चाहिए था, मगर अब क्या किया जा सकता था। सर झटक कर वो जोर से आंखें भींच कर तेज तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सर दर्द से फटा जा रहा था। कुछ ही देर में वो अपने कमरे के पास पहुंचा। जैसे ही भटकती नजर अपने कमरे की दहलीज की तरफ गई, चांद के दिल को किसी ने मुट्ठी में बहुत जोर से जकड़ा। वो तेजी से आगे बढ़ा, जहां मिशी दरवाजे की दहलीज पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। मिशी! वो 2 कदमों में ही उस तक पहुंचा। उठो मिशी, यहाँ क्यों बैठी हो? वजह उसे मालूम थी, मगर ये मालूम न था कि वो अपनी ऐसी हालत बना लेगी। मुंदी मुंदी आंखें लिए उसने हौले से सर उठाया। ऐसा लग रहा था ये भी कोई ख्वाब हो जो वो एक ही रात में कई बार देख चुकी थी। चांद ने थोड़ा झुककर उसे कांधों से थामकर खड़ा किया। वो अब भी साकित खड़ी थी। मिशी! वो जो उसे भी ख्वाब समझ रही थी, एक बार फिर अपने नाम की पुकार पर चौंकी। यकदम नैन कटोरे आंसुओं से भर गए। चांद, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कितना इंतजार किया, इतने फोन कॉल भी किए। सबूत के लिए उसने झट अपना मोबाइल उसके सामने किया। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे बिना बताए कहाँ गए थे तुम? मुझसे कोई गलती हुई क्या? एक साथ उसने कितने ही सवाल कर डाले थे। आंखों से आंसू भी हर बंद तोड़कर तवातर से बहने लगे थे। मिशी मिशी मिशी! उसकी हालत पर चांद का दिल कट के रह गया। वो जानता था वो परेशान होगी, मगर उसकी हालत इस कदर खराब हो जाएगी, इस बात का तसव्वुर भी उसके वहमो गुमान से न गुजरा था। मैं ठीक हूँ, बस किसी वजह से तुम्हारा फोन नहीं उठा सका और काम बहुत जरूरी था। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें बिना बताए जाना पड़ा। उसके थर थर कांपते वजूद को अपने मजबूत हिसार में कैद किए वो होले होले उसकी पीठ सहला रहा था। उसके हिसार में आकर दिमाग के वसवसे गलत साबित हुए तो वो कुछ पुरसकून हुई। दिल की बेचैनी को कुछ राहत नसीब हुई। कौन सा काम? कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद हल्की सी सरगोशी की गई। बताता हूँ, मगर पहले तुम चेंज करो, हमें अभी कहीं जाना है। इस वक्त कहाँ? वो हैरत ज़दा सी गोया हुई। तुम चेंज कर लो, मैं भी शावर ले लेता हूँ, फिर रास्ते में बात करते हैं। वो उसके गाल सहलाता खुद भी अलमारी की तरफ बढ़ गया। आधे घंटे के अंदर वो दोनों ही गाड़ी में मौजूद थे। फ्रेश होकर वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मिशी के लिए तो बस इतना ही बहुत था कि वो सही सलामत है, वरना उसका दिल बार बार कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहा था। लेकिन अभी भी दिमाग पर एक बोझ था। आखिरकार वो सारी रात कहाँ गायब था और अभी भी इतनी सुबह सुबह वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था? रात का अंधेरा छुटकर रोशनी की किरणें चार सू फैल रही थीं। परिंदों की चहचहाहट से हवा में बहुत खूबसूरत समा बन गया था। माहौल में फैली हल्की हल्की खुनकी पत्तों पर शबनम की शफाफ बूंदें। वो इन सब चीज़ों को छू कर तो नहीं देख सकती थी, मगर फिर भी ये सब महसूस करके भी उसे अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ पल के लिए दिमागी टेंशन भूलकर उसने मिरर नीचे किया और ताज़ा हवा को गहरे गहरे सांस लेकर खुद में उतारा। चांद ने भी एक गहरी सांस ली। अच्छा था वो माहौल की खूबसूरती में खोकर कोई सवाल नहीं कर रही थी, वरना शायद इस वक्त जवाब देना उसके लिए खासा मुश्किल तरीन काम साबित होता। हल्का सा झटका खाकर जैसे ही गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी तो मिशी का दिल धक से रह गया। इतनी सुबह सुबह वो लोग हॉस्पिटल क्यों आए थे? चांद, हम यहाँ क्यों? वो नासमझी से गोया हुई। चेहरे पर यकदम परेशानी के काले बादल छा गए थे, मगर वो कोई भी जवाब दिए बगैर गाड़ी से उतरा। उसे भी गाड़ी से बाहर निकाला। एक नज़र उसके परेशान हाल चेहरे की तरफ देखा तो कसूरवार न होकर भी उसकी नजरें झुक गईं। जिसकी आंखों में कभी आंसू न देखने की वो ठान चुका था, आज वो खुद उसे वहां लेकर जा रहा था जहां उसके पास सिर्फ आंसू ही होंगे। आस्तगी से उसका हाथ थामकर वो अस्पताल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। वो जो मन भर के कदमों को अपने साथ घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी, प्राइवेट वार्ड के बाहर रुकने पर उसका दिल धक से रह गया। अंदर कौन है वो नहीं देखना चाहती थी। बिना देखे भी उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था अंदर कोई और नहीं बल्कि उसके डैड हैं। चांद ने उसका हाथ छोड़ा, मगर वो वहीं बिना किसी हिस्सो हरकत के खड़ी रही। डॉक्टर से बात करके वो चंद मिनटों में ही दोबारा उसके करीब आया। एक बार फिर उसका हाथ थामा। सामने मौजूद दरवाजे को धकेल कर वो उसे भी साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। सफेद बेड पर मशीनों में जकड़ा वजूद, हाथ पर लगी ड्रिप,
किसी और का नहीं बल्कि सदीक उस्मान का था। ऑक्सीजन मास्क में से भी उनका सफ़ेद पड़ता चेहरा छलक रहा था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के। चंद दिनों में ही वो बरसों के बीमार लग रहे थे। मिशी से अपने पाँव पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। अगर चांद उसे सहारा दिए ना खड़ा होता तो कुछ बैद न था कि वो इस वक्त ज़मीन बोस हो गई होती। अश्कों से लबरेज नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। गुलाबी लब कुछ पूछने के लिए फड़फड़ा रहे थे, लेकिन शायद वो लफ्ज़ों को आवाज़ की सूरत देने की हिम्मत खुद में मुज्तमा नहीं कर पा रही थी। मगर चांद बिना बोले भी उसके सवालात जानता था। मुझे नहीं मालूम मिशी, ये सब कैसे और क्यों हुआ। मुझे बस कल रात इनका फ़ोन आया, तब उन्होंने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया तो मुझे कुछ बहुत अजीब लगा। मुझे लगा शायद इनकी तबीयत ख़राब हो या फिर कोई इमरजेंसी हो, तो जाकर चेक कर लेना चाहिए। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था बात इस हद तक बिगड़ी होगी। तुम इनके पास बैठो, बाहर पुलिस भी मौजूद है। मैं उनसे पता करने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार इनका तजुर्बा क्या कहता है। ये सब किसने किया होगा। वो उसे दिलासा देकर बाहर जाने ही लगा था, मिशी ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। नफी में सर हिलाते हुए चांद के कंधे से अपना सर टिकाया। खुद को मजबूत करो मिशी, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और वो तुम्हारे डैड हैं। जैसे ही इन्हें होश आएगा मुझे यकीन है वो सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहेंगे। उसके गाल थपथपाकर वो मिशी को चेयर पर बिठाकर खुद बाहर निकल गया। चंद पल वो इसी हालत में सांस रोके बैठी रही, जहां बचपन में अपनी माँ और बाबा के साथ गुजारे हंसी खुशी के हर लम्हे याद आने लगे। वहीं उनका अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाना भी याद आया। कैसे वो उनका हाथ पकड़कर इल्तिजा कर रही थी कि डैड देखिए ना, माँ उठ नहीं रही, उन्हें कुछ हो गया है। मगर इस वक्त उन्होंने उसका हाथ झटक दिया था। अगर वो उस वक्त थोड़ी सी भी इंसानियत दिखाते तो शायद उसके साथ माँ जिंदा होती। और फिर वो लम्हा भी याद आया जब उसकी कोई बात सुने बगैर उन्होंने बिला वजह मिशी पर हाथ उठा दिया था। उसके किरदार पर भी एक बाप होकर उन्होंने उंगली उठा दी थी। कितनी तकलीफदेह यादें जुड़ी थी इनसे। समझ नहीं आ रहा था ज्यादा गम किस बात का करे, अपने बाप की ऐसी हालत होने पर या फिर अपनी बर्बादी की हर वजह खुद का ही बाप होने पर। दोनों ही सूरतों में हार उसकी ही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिद्दीक को चंद मिनट पहले होश आया था। अपने सामने मिशी को देखकर दिल की अथाह गहराइयों में सुकून की लहरें दौड़ गईं, मगर उसके चेहरे पर तकलीफ दे आसार और आंसू देखकर उनका दिल कट के रह गया। कैसी हो? कमरे की खामोशी फिजा में उनकी निकाबत ज़दा आवाज गूंजी। एक पल के लिए वो चौंकी, मगर फिर वापस खामोशी से सर झुका लिया। उसकी खामोशी उन्होंने महसूस की, लेकिन खूब समझते थे आखिर वो क्यों उनसे बात नहीं कर रही। मैं शर्मिंदा हूँ, खुद को माफी के काबिल नहीं समझता। तुम्हारी माँ के दुखों के साथ साथ उसकी मौत की वजह भी हूँ मैं, और तुम्हें भी बहुत तकलीफ दी है मैंने। हो सके तो अपने डैड को माफ कर देना। उनका लहजा नम हो गया, आंखों से भी बेबसी के आंसू जारी थे। मिशी के रोने में भी शिद्दत आ गई। तमाम पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गए, मगर वो अब भी खामोश थी। शायद उसने कुछ ना बोलने की कसम खाई थी, मगर सिद्दीक को आज उसकी आवाज़ सुननी थी। रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चलो जिंदगी के आखिरी लम्हात में ही सही, मगर तुम्हारे इस कमअकल बाप को आखिरकार अकल तो आई। उन्होंने मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क को उतार डाला। ये दिन शायद उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। इस बात का अंदाजा उन्हें तभी हो गया था जब रुमान शाह ने उन्हें 3 गोलियां मारी थीं। उन्हें तो वही वक्त अपना आखिरी वक्त लगा था, लेकिन शायद खुदा को इसका कोई अमल बहुत पसंद आया होगा, जिसके एवज आज मौजज़ाती तौर पर उसे ये मोहलत दी गई थी। मगर सोफे पर बैठी अपनी बेटी को खुद के लिए यूं आंसू बहाता देखकर उसे और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। भला वो इस लायक कहाँ थे जो उनकी तकलीफ में दुखी हुआ जाए। खैर छोड़ो मुझे, तुम बताओ, बहुत चिढ़ती थी तुम इस मैनेजर से। मगर मैंने कल जब इससे तुम्हारे और तुम्हारी खुशी के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोला कि तुम उसके साथ खुश हो, उससे मोहब्बत करती हो। क्या सच है ये बात? जानबूझकर उन्होंने उसका ध्यान अपनी तरफ से हटाकर चांद की तरफ लगाया। वो इन आखिरी लम्हात में अपनी बेटी से जितना हो सके बातें करना चाहते थे। वो कुछ भी बोले, चाहे शिकवा ही क्यों ना करे, मगर उसकी आवाज तो उनके कानों तक पहुंचे। मगर वो थी कि जब से आई थी बस खामोशी से
रोने का शुगल फरमा रही थी। वो मुझ पर भरोसा करता है। आखिरकार वो बोल उठी। उसका यकीन इतना पुख्ता है कि अगर हमारे बीच कोई तीसरा आ जाए वो तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि किसी मजबूत दीवार की तरह मेरे सामने आ खड़ा होता है। मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। उसकी वजह से मुझे फैमिली दोबारा मिल गई है, माँ दोबारा मिल गई, एक भाई भी मिला है और एक बहन भी। अगर मैं इससे मोहब्बत ना करती तो ये गलत होता। उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ। मैंने इससे खुद के लिए मोहब्बत की, अपनी जिंदगी में मोहब्बत के जुगनू लाने के लिए मोहब्बत की। जिस यकीन के इंतजार में माँ ने दम तोड़ दिया, चांद की आंखों में अपने लिए वैसा यकीन देखकर मुझे मोहब्बत हो गई।